उस दिन कुछ ऐसा हुआ कि मेरी दुनिया में हलचल मच गई। मैं बगैर दुपट्टे के अपने लंबे घने बालों को खोले हुए तार पर लटका रही थी, क्योंकि मैं थोड़ी देर पहले ही नहा कर निकली थी। सुबह का वक्त था। अब्बा उस वक्त मस्जिद में साफ सफाई का काम करवा रहे थे। सुना था कि दूर दराज इलाके से कोई हाकिम वक्त का बेटा मेरे वालिद साहब से इल्म दीन सीखने आ रहा है। अम्मा उस वक्त कलाम पाक की तिलावत कर रही थी। मैंने सोचा कि कपड़े तार पर लगाकर फिर खाने पीने की तैयारी करती हूँ, क्योंकि दोपहर का खाना मैं ही बनाया करती थी। जब भी अचानक दरवाजा खुलने की आवाज आई और मेरा दिल मुट्ठी में आ गया। अब्बा को ये बात सख्त नापसंद थी कि मेरे सर से कभी दुपट्टा भी उतरे, और मैं उस वक्त बिल्कुल बेपर्दा थी। मेरे लंबे घने पानी से तर बाल मेरी कमर पर बिखरे हुए थे और मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। जैसे ही मैंने मुड़कर देखा तो मेरे सामने 3 नौजवान खड़े थे। उनके कद लंबे चौड़े और खूबसूरत थे, और वो बगैर बताए हमारे घर के अंदर आ गए थे। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा और मैं जैसे पत्थर की हो गई। मेरे कदम जैसे जमीन पर जम गए थे। मेरा जहन बिल्कुल मफलूज हो गया था। ये मंजर मैंने जिंदगी में पहली बार देखा था कि कोई बाहर का आदमी इस तरह हमारे घर में दाखिल हुआ। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो किसी और ही दुनिया से ताल्लुक रखते हों। उनकी नजरों में कुछ ऐसा था जो मुझे खौफजदा कर रहा था, मगर साथ ही मुझे उनकी तरफ खींच भी रहा था। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि किसी गैर मर्द को इस तरह अपने करीब देखूंगी, वो भी इस हालत में जब मैं बिल्कुल बेपर्दा थी। मेरी सांसें तेज हो गईं और मैंने फौरन अपने आप को ढांपने की कोशिश की थी, मगर उनकी नजरों ने मुझे जकड़ लिया था। उनके चेहरे पर एक खास तासुर था, जैसे वो कुछ कहना चाहते हो मगर अल्फाज नहीं मिल रहे थे। मेरे दिल में खौफ और हैरत का एक समंदर था। मैंने अपने अंदर की हिम्मत को जमा करके उनसे पूछा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मगर मेरी आवाज बहुत हल्की और कमजोर हो गई थी। एक ने आगे बढ़कर कहा, पहले तो हम इल्म की तलाश में आए थे, मगर आज कुछ और भी पाया है। उनकी बातों में एक गहरी बात छुपी थी जो मेरे दिल को छू गई। मैंने फौरन जवाब दिया, सामने वाला दरवाजा मस्जिद का है और ये हमारे घर का। आपको इस तरह घर के अंदर नहीं आना चाहिए था, बगैर पूछे। मेरी नजरें झुकी हुई थी, दिल जोर से धड़क रहा था। उनमें से 2 तो पलट कर जाने लगे, मगर जो एक नीली आंखों वाला शख्स था उसकी नजरें मुझ पर जम गई थी, जैसे उसने मेरी कोई बात सुनी ही ना हो। वो बहुत गौर से मुझे देखे जा रहा था। उसकी नीली आंखों में एक ऐसी गहराई थी जो मुझे अपने इज़ार में ले रही थी। मेरी सांसें बेतरतीब होने लगी और मुझे यूं महसूस हुआ जैसे वक्त रुक गया हो। मेरी नजरें जमीन पर जमी रही, मगर मैं उसकी नजरों की तपिश को महसूस कर सकती थी। उसकी मौजूदगी में एक अजीब सा सुकून था और खौफ भी। उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी, जैसे वो कुछ जानता हो जो मैं नहीं जानती। मेरे दिल में अजीबोगरीब ख्यालात आने लगे। मैंने कभी नहीं सोचा था कि कोई मर्द इस तरह मेरी तरफ देखेगा, और वो भी इस हालत में जब मैं बेपर्दा थी। मेरे हाथ कपड़ों को पकड़ने में लरजने लगे, मगर मैंने खुद को मजबूत करने की कोशिश की। मेरे दिल में हजारों सवालात थे, मगर उस वक्त उनका कोई जवाब नहीं था। मैंने अपने आप को संभालने की कोशिश की और जल्दी से घर के अंदर चली गई, मगर मेरी माँ की तिलावत की आवाज मुझे तसल्ली दे रही थी। मगर उस नीली आंखों वाले शख्स की नजर ने मेरी रूह को झंझोड़ दिया था। घर के अंदर आकर भी मेरा दिल बेचैन रहा। मैंने खिड़की से बाहर झांका तो देखा कि वो तीनों अभी तक बाहर खड़े थे, मगर नीली आंखों वाला शख्स अभी तक मेरी तरफ देख रहा था। उसकी नजरें मेरे दिल में उतर गईं और मैंने महसूस किया कि मेरी जिंदगी में कुछ बड़ा होने वाला है। ये पहला दिन था मेरी मुलाकात उन तीनों शागिर्दों से हुई, और उस नीली आंखों वाले शख्स की मोहब्बत ने मेरी जिंदगी को एक नए मोड़ पर ला खड़ा किया। फिर वो दोनों मुस्कुराते हुए उस नौजवान का हाथ पकड़कर उसे बाहर की तरफ ले गए। न जाने वो आपस में कौन सी सरगोशियां कर रहे थे, मगर वो नीली आंखों वाला शख्स बिल्कुल खामोश था, जैसे उनकी बातों से बेखबर हो। थोड़ी देर बाद मैंने अपने बालों को समेटा और किचन में आकर खाना बनाने आ गई। मैं मुसलसल उन लड़कों के बारे में सोचती रही कि वो कौन थे। शायद अब्बा के शागिर्द थे। इतने में अब्बा घर आ गए और कहने लगे, तारा बेटी, सब्जी के साथ ये गोश्त भी बना लेना। आज मेरे मदरसे में 3 मेहमान आए जो बहुत खास हैं।
मेरे एक गहरे दोस्त ने उनको मेरे पास इल्म दीन सीखने के लिए भेजा है। मुझे उनका खास ख्याल रखना है। आज अब्बा बहुत खुश दिखाई दे रहे थे। अब्बा की खुशी देखकर मेरा दिल कुछ पुरसुकून हुआ, मगर मेरे दिमाग में उन तीनों नौजवानों की तस्वीर अभी तक ताज़ा थी। खास तौर पर नीली आंखों वाले शख्स की नज़र मेरी नज़रों के सामने घूम रही थी। मैंने गोश्त काटने के लिए उठाया और किचन की खिड़की से बाहर देखने लगी, जहां मैंने उन्हें आखिरी बार देखा था। अब्बा ने मजीद कहा, तारा, ये लड़के बहुत खास हैं। इनकी तरबियत में मुझे बहुत मेहनत करनी है। उनमें से एक तो बिल्कुल खामोश तबे है, मगर उसके इल्म की प्यास बहुत ज्यादा है। अब्बा की बात सुनकर मुझे यकीन हो गया कि वो नीली आंखों वाला शख्स ही खामोश तबा लड़का है जिसका जिक्र अब्बा कर रहे हैं। मैंने अपने दिल को समझाया कि ये सब मेरे ख्यालात हैं और मुझे इन पर ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, मगर मेरा दिल नहीं मान रहा था। नीली आंखों वाली शख्स की नजरें जैसे मेरी रूह में उतर गई थी। मैंने जल्दी जल्दी खाना तैयार करना शुरू कर दिया, मगर मेरा जहन बार बार उन्हीं की तरफ जाता रहा। खाना तैयार करते हुए मैंने सोचा कि ये कैसी अजीब बात है कि एक ही मुलाकात ने मेरे दिल में इतनी हलचल मचा दी। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरे दिल में किसी के लिए इस तरह के जज्बात पैदा होंगे। मेरी दुनिया हमेशा से एक महदूद दायरे में घूमती रही थी, मगर आज कुछ नया होने वाला था, कुछ ऐसा जो मेरी दुनिया को बदल कर रख देगा। खाना तैयार करके मैंने उसे मेज पर लगा दिया और अब्बा को आवाज दी। अब्बा बहुत खुश थे। उन तीनों लड़कों की तारीफें करते नहीं थक रहे थे। मुझे अब्बा की खुशी देखकर इत्मीनान हुआ, मगर मेरा दिल अभी भी बेचैन था। ये लम्हा मेरी जिंदगी का एक नया बाब था। थोड़ी देर बाद वो लोग सब जब खाना खा चुके तो अब्बा बर्तन वापस लाए। उनके चेहरे पर खुशी की झलक थी। अब्बा ने मुझसे कहा, तारा बेटी, इन सब ने खाने की बहुत तारीफ की है, उन्हें ये खाना बहुत पसंद आया है। ये सुनकर मेरा दिल खुशी से भर गया। मैंने दिल ही दिल में शुक्र अदा किया कि मैं उनके लिए कुछ अच्छा कर पाई, मगर साथ ही मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई, क्योंकि मैंने नीली आंखों वाले शख्स की तारीफ के बारे में सोचा। क्या उसने भी मेरे बनाए खाने की तारीफ की होगी? ये सवाल मेरे दिलो दिमाग में गूंज रहा था। अब्बा ने बर्तन किचन में रखे और मेरे करीब आकर बैठ गए। उन्होंने कहा, तारा, ये लड़के वाकई बहुत खास हैं। इनका यहाँ आना हमारे लिए एक एजाज है। उनमें से हर एक का पस मंजर बहुत मुख्तलिफ है, मगर उनकी इल्म की प्यास और जज्बा एक जैसा है। मैंने सर हिला दिया और दिल ही दिल में उन लड़कों के बारे में मजीद जानने की कोशिश की। अब्बा की बातों से अंदाजा हुआ कि वो सब बहुत ज़हीन और बासलाहियत है, खास तौर पर नीली आंखों वाला शख्स जो अब्बा की नज़रों में सबसे ज्यादा मुनफरिद था। मैंने अपने कामों में मसरूफ होकर उन ख्यालात को झटकने की कोशिश की, मगर वो तीनों नौजवानों की तस्वीरें बार बार मेरी आंखों के सामने आ रही थी। खास तौर पर नीली आंखों वाला शख्स जिसकी नजर ने मुझे अपनी जगह पर ही रोक दिया था। अब्बा ने मुझे बताया कि वो लोग कुछ दिन हमारे साथ ही रहेंगे ताकि अब्बा उन्हें इल्म दीन की तालीम दे सकें। ये सुनकर मेरा दिल एक बार फिर जोर से धड़कने लगा। मुझे उनके साथ रहने का मौका मिलेगा और मैं उनके बारे में मजीद जान सकूंगी, मगर साथ ही एक खौफ भी था कि कहीं मेरी बेपर्दगी का मामला दोबारा न हो जाए। रात को मैंने बिस्तर पर लेटकर उन वाकयात के बारे में सोचा। उनकी नजरें, उनकी खामोशी, उनकी मौजूदगी, सब कुछ मेरे दिलो दिमाग पर नक्श हो गया था। मैंने अल्लाह से दुआ की कि मुझे इस इम्तिहान में साबित कदम रखे और मुझे समझ बूझ अता करे कि मैं कैसे उन हालात का मुकाबला कर सकूं। रात को जब सब अपने बिस्तरों पर लेटे थे तो अब्बा ने बताया, तारा, ये लड़का जिसका नाम शिराज है वो एक बहुत बड़े आलम का बेटा है। उसका वालिद वक्त का हाकिम भी रह चुका है। उसका बेटा बहुत अच्छा लड़का है। मैं उसके वालिद से कई दफा मिल चुका हूँ। वो बहुत एहतराम से पेश आता है और उनके साथ मेरा दोस्ताना रिश्ता है। कई मौक़ों पर उसने मेरी बहुत मदद की। वो चाहता है कि मैं उसके बेटे की तरबियत करूं। इल्म के मामले में जो मजीद 2 शख्स उसके साथ हैं वो उसके दोस्त हैं। अब्बा की बात सुनकर मेरे दिल में एक अजीब सा सुकून आया, मगर साथ ही तजस्सुस भी बढ़ गया। शिराज वही नीली आंखों वाला शख्स था जिसकी नजरें मेरे दिलो दिमाग पर नक्श हो गई थी। अब्बा की बातों से मालूम हुआ कि वो एक बहुत बड़े आलम का बेटा है और उसके वालिद मेरे वालिद के दोस्त हैं।
ये जानकर मेरी दिलचस्पी और भी बढ़ गई। अब्बा, वो लोग कब तक हमारे साथ रहेंगे? मैंने हिचकिचाते हुए पूछा। अब्बा ने मुस्कुराकर जवाब दिया, कुछ हफ्ते। उन्हें इल्म दीन की तालीम हासिल करनी है और मैं चाहता हूँ कि उनका क़याम यहाँ आरामदेह हो। उनकी मौजूदगी से हमें भी उनकी खिदमत का मौका मिलेगा। मैंने सर हिला दिया और दिल ही दिल में सोचने लगी कि इन चंद हफ्तों में मेरी जिंदगी कितनी बदल सकती है। शिराज की मौजूदगी ने मेरे दिल में एक अजीब सा एहसास पैदा कर दिया था। मैंने अल्लाह से दुआ की कि मुझे उस इम्तिहान में साबित कदम रखे और मुझे समझ बूझ अता करे कि मैं कैसे उन हालात का सामना करूं। रात भर में उसी सोच में गुम रही कि शिराज और उसके दोस्त हमारे उस गरीब खाने में वक्त कैसे गुजारेंगे। मैंने खुद को यकीन दिलाया कि मैं अपनी पर्दादारी का पूरा ख्याल रखूंगी और अपने फराइज बखूबी अंजाम दूंगी, मगर दिल में एक छुपी हुई खुशी भी थी कि शिराज जैसे खास लोगों की खिदमत का मौका मिला है। अगली सुबह जब मैं जागी तो एक नए जज्बे के साथ अपने दिन का आगाज किया। मैंने दिल में तहैया किया कि अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाऊंगी और अपने वालिद की इज्जत का पूरा ख्याल रखूंगी। शिराज और उसके दोस्तों की मौजूदगी ने हमें कुछ नया सीखने का मौका मिलेगा और मैं इस मौके को जाया नहीं करना चाहती थी। मैंने अपने दिल को संभाला और अपने कामों में मसरूफ हो गई। दिल में एक अजीब सी खुशी और बेचैनी का एहसास था, मगर मैंने अपने आप को मजबूत किया और सोचा कि अल्लाह की मदद से मैं इस नए इम्तिहान का सामना करूंगी। मेरे वालिद साहब का नाम मौलवी अब्दुल हई है और मैं उनकी अकलौती औलाद तारा हूँ। मेरा ताल्लुक एक गरीब घराने से है और मेरी उम्र 19 साल है। अब्बा ने मुझे सिर्फ मैट्रिक तक ही पढ़ने की इजाज़त दी थी। उसके बाद उनकी ख्वाहिश के मुताबिक मैंने दीन की तरफ अपना रुझान बढ़ा दिया और मुकम्मल पर्दा करने लगी। मेरी वालिदा भी शरई पर्दा करती हैं और हमारी ज़िंदगी में दीन और पर्दे की बहुत अहमियत है। मेरी ज़िंदगी हमेशा से सादा और महदूद रही है। घर की चार दीवारी और मदरसे के रास्ते के अलावा मैंने कभी दुनिया को गौर से नहीं देखा। मेरे वालिद एक मौलवी हैं और हमारे इलाके की मस्जिद में इमामत करते हैं। उनका इल्म और तकवा इलाके भर में मशहूर है और लोग उनका बहुत एहतराम करते हैं। मेरे वालिदैन ने हमेशा मेरी तरबियत में बहुत तवज्जो दी और मुझे दीन की तालीमात पर अमल करने की हिदायत की। मेरी वालिदा ने मुझे पर्दे की अहमियत और औरत की इज्जत के बारे में बहुत कुछ सिखाया। मैंने अपनी ज़िंदगी को उन्हीं उसूलों के तहत गुजारना शुरू किया और हमेशा कोशिश की कि वालिदैन की उम्मीदों पर पूरी उतरूं। एक दिन जब मैं अपनी रोज़मर्रा की मसरूफियात में मगन थी, कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरी ज़िंदगी को बदल कर रख दिया। यही वो दिन था जब वो 3 नौजवान हमारे घर में दाखिल हुए थे। हैरान कुन बात ये थी कि वो तीनों सिर्फ गोश्त दिखाते थे, जिसकी वजह से उनकी रंगत निहायत सुर्ख व सफ़ेद थी। दिखने में भी वो तीनों बहुत ताकतवर मालूम होते थे, मगर मेरे दिल में शिराज के लिए एक अलग ही मुकाम पैदा हो गया था। वो न सिर्फ जिस्मानी तौर पर मजबूत था, बल्कि उसकी खामोशी और मतानत ने मेरे दिल पर गहरा असर छोड़ा था और उसके चेहरे पर एक गहरी सोच की झलक नजर आती। ये सब कुछ महसूस करते हुए मैं अक्सर सोचती कि क्या वो भी मेरे बारे में यही ख्यालात रखता है, मगर मैं उसके दिल की कैफियत को पूरी तरह से नहीं समझ पाई थी। मगर इसके बावजूद मुझे ये फिक्र भी थी कि शायद वो लोग भी अपने दिल में कुछ खास सोच रखते हैं, मगर उसके बारे में मुझे कोई वाज़ेह इशारा नहीं मिल रहा था। एक रात जब हम सब लोग गहरी नींद में थे, अचानक हमारे घर कोई चोर घुस आया। मेरी आंखें फौरन खुल गईं और मैंने देखा घर के अंदर अफरा तफरी मची हुई थी। चोर ना सिर्फ अब्बा को मार रहे थे, बल्कि घर की हर चीज को लूट रहे थे। खौफ और परेशानी से मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैंने जोर जोर से चीखना शुरू कर दिया, लेकिन शोर-ओ-गुल में मेरी आवाज़ दबी महसूस हुई। इसी दौरान वो तीनों नौजवान हमारे घर में दाखिल हुए। उनकी आमद के साथ ही मेरे दिल में उम्मीद की एक लहर दौड़ गई। शिराज के साथ साथ उसके दोस्तों ने भी अपनी ताकतवर जिस्मानी सलाहियतों का मुजाहिरा किया। उनकी फौरी कार्रवाई और चोरों के खिलाफ जंग देखकर मैं हैरान रह गई। वो चोर जो पहले हमारे घर में दहशत फैलाने वाले मालूम होते थे, उन तीनों के सामने कीड़े मकोड़ों की मानित नजर आ रहे थे। शिराज और उसके दोस्तों ने चोरों को इतनी महारत और ताकत के साथ काबू में किया कि मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि ये सब हकीकत में हो रहा है। उनकी जिस्मानी ताकत और जंगी महारत ने मुझे सहरज़दा कर दिया था।
वो चोर जो पहले हमारे घर की हर चीज को लूटने पर तुले हुए थे, अब उन तीनों के सामने बेबस नजर आ रहे थे। शिराज ने कमाल महारत के साथ एक चोर को काबू में किया और धीमे से अंदाज में कहा, यहाँ किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। हमने तुम्हें खबरदार किया है, इसका ख्याल रखो कि अब दोबारा ऐसा कुछ न हो। उसकी आवाज में एक मजबूत और पुख्ता एतमाद था जिससे मुझे बहुत सुकून पहुंचा। वो चोर जो अब खौफ और दहशत के आलम में था, शिराज की बातों से और भी लरज रहा था। उसके दोस्तों ने भी दीगर चोरों को काबू में कर लिया था और हमें यकीन दिलाया कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। चोरों को मार भगाने के बाद शिराज और उसके दोस्तों ने हमें तसल्ली दी और अब्बा को संभालने में मदद की। मैंने देखा कि अब्बा के चेहरे पर तशवीश की जगह सुकून नजर आ रहा था। वो शिराज की महारत और हौसले की तारीफ कर रहे थे। रात की उस होलनाक सूरत हाल के बाद मैंने शिराज की आंखों में एक अज़म और फिदाकारी की झलक देखी जो मेरे दिल को बहुत मुतासिर करने वाली थी। मैंने दिल ही दिल में दुआ की कि अल्लाह शिराज और उसके दोस्तों को हमेशा महफूज रखे और हमें अपनी हिफाजत के साए में रखे। ये वाक़या हमारे लिए एक बड़ी आजमाइश थी, मगर उसने शिराज के किरदार और ताकत को मेरी आंखों के सामने खोल दिया था। मेरी जिंदगी का ये लम्हा न सिर्फ खौफनाक था बल्कि एक नई हकीकत को अयां कर रहा था। शिराज की मौजूदगी ने मेरे दिल में एक नया एतमाद और इत्मीनान पैदा किया था और मैं जानती थी कि उस वक्त के बाद हमारी जिंदगी कभी वैसी नहीं रहेगी जैसी पहले थी। उस दिन के बाद से मैं उन तीनों की ओर ज्यादा ममनून हो गई थी। उसकी वजह ये थी कि उन तीनों ने जिस तरह कर हमारी मदद की थी, मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात थी। यूं तो अब्बा की काफी अना है और उम्र के काफी कम नजर आते थे, लेकिन उन चोरों के आगे वो भी बेबस हो गए थे। और जिस तरह शिराज और उसके साथियों ने आकर अब्बा की मदद की, इस बात ने मेरे दिल में खास घर बना लिया था। मैंने अब पहले से ज्यादा उन लोगों का ख्याल रखना शुरू कर दिया। खाना बनाती तो इतने दिल से बनाती कि सब उंगलियां चाटते रह जाते। उन लोगों की गोश्त से मोहब्बत देखते हुए अब्बा ने घर का फ्रिज गोश्त से भर दिया और कहने लगे, तीनों वक्त के लिए उनके लिए गोश्त ही बनाया करो। चूंकि मैं जानती थी कि वो गोश्त हो रहे, लेकिन मैं हमेशा बदल कर खाना बना देती। हर बार जायका अलग होता। अब्बा तो खुद हैरान थे और एक दिन कहने लगे, तारा, आजकल तेरे हाथ में जो जायका है वो कुछ अलग और मुनफरिद है। मैं अब्बा की बात पर मुस्कुरा देती और कहने लगी, शायद ये आपके शागिर्दों का कमाल है कि वो खाने की इतनी तारीफ करते हैं कि बेसाख्ता मेरा दिल और अच्छा बनाने को चाहता है। अब्बा भी सुनकर सर हिला देते और कहने लगे, अरे हाँ, आजकल तो मैं भी बहुत दिल से खा रहा हूँ और मुझे यूं लगता है कि मैं पहली बार तेरे हाथ का बना खाना खा रहा हूँ। अब्बा की तारीफ पर मैं बेसाख्ता शर्मा जाती। अब्बा ने उन तीनों की तालीम और तरबियत पर खास तवज्जो देनी शुरू कर दी और तीनों अब्बा के साथ ही मसरूफ रहते। यूं तो मेरा मदरसे आना जाना नहीं होता, लेकिन जब वो लोग घर पर आते तो अक्सर सामना हो जाता और शिराज की गहरी नीली आंखें अपने वजूद के आर पार महसूस होती। एक दिन अब्बा जरा फुर्सत से थे और शाम को आंगन में चारपाई बिछाकर लेट गए। मैं भी उनके पास ही आ गई और हल्के हाथों से उनके पाँव दबाने लगी। मेरे हाथों के लम्स को महसूस करके अब्बा कहने लगे, तारा, बहुत सुकून मिलता है जब तुम मुझे इस तरह से दबाती है। अब्बा की मोहब्बत और उनका एहसास मेरे लिए कुछ ऐसा ही था। ताहम मैंने अब्बा से ये कह दिया कि जो आपके मेहमान आए उनमें मुझे कुछ खास महसूस होता है। यूं लगता है जैसे कुछ हटकर हर वक्त एक अजीब सा जादू, अनदेखा सा इशार मुझे उनके गिर्द महसूस होता है। आखिर ऐसा क्या है जो मुझे मालूम नहीं, लेकिन उनके अंदर है। मैं उलझे हुए अंदाज में अब्बा से कहने लगी तो वो मुस्कुरा दिया और कहने लगे, तारा मेरी बच्ची, तू जानती है ना कि मेरे पास हर तरह के लोग आते हैं और हर मखलूक आती है। ये भी कुछ हटके हैं, जिन्नात के कबीले से ताल्लुक रखते हैं और शिराज का ताल्लुक तो जिन्नात के दीनी घराने से है। इसीलिए उसके बाप ने खास तौर पर उसे मेरे पास भेजा है। तुम अच्छी तरह जानती तो हो उसके बाप के बारे में। अब्बा ने जब मुझे ये कहा तो मुझे याद आया कि शिराज के वालिद का जिक्र अक्सर अब्बा करते हैं और जितनी मोहब्बत उन्हें उनसे है, मैं समझ सकती हूँ कि उतनी अकीदत अब्बा को शिराज से होगी। मैंने समझकर सर हिला दिया। मेरे लिए ये कोई गैर मामूली बात नहीं थी। मैं बचपन से ही देखती आ रही थी कि अब्बा के पास बहुत से ऐसे शागिर्द आते जो दूसरी दुनिया से ताल्लुक रखते।
ان کے ماں باپ دینی تعلیم اور تربیت کے لیے میرے والد پر بھروسہ رکھتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ ابا کے پاس بہت سارے ایسے شاگرد آتے رہتے جنہوں نے یہاں تربیت حاصل کر کے بہت ساری جگہوں پر ابا کا نام روشن کیا ہے۔ ابا اس حوالے سے بہت خوش قسمت رہے تھے کہ انہیں ایسے شاگرد ملے تھے جنہوں نے ابا سے تربیت حاصل کر کے دنیا میں ان کا نام روشن کیا تھا، نہ صرف اس دنیا میں بلکہ جنات کی دنیا میں بھی۔ جنات کے وہ مہمان ہمارے گھر جب آتے تو اماں خاص طور پر ان کے لیے بہت اہتمام کرتی، اور میں اکثر حیران رہ جاتی کہ اماں اور جنات کے لیے اتنا اہتمام کیوں کرتی ہیں۔ اور اماں مسکرا دیتی اور یہی کہتی کہ پتر تو نہیں جانتی ان کے لیے ہمارے گھر میں کتنی برکت ہو جاتی ہے اور ہم کتنے فیضیاب ہو جاتے ہیں۔ میں اماں کی ان باتوں کو سمجھ نہیں سکتی تھی، کم عمر تھی، لیکن آہستہ آہستہ جیسے سمجھ آتی گئی مجھے معلوم ہوتا گیا کہ ابا کو وہ جنات کے بچے کیوں پسند تھے اور وہ ہمارے گھر میں کیوں آتے تھے۔ ابا بتاتے ہوتے ہیں کہ بچپن میں ان کی اماں جنات کے لیے خاص طور پر نیاز دلوایا کرتی تھی، کیونکہ ان کی اماں کو کسی نے کہا تھا کہ جب جنات کی نیاز دلواؤ تو گھر میں برکت ہوتی ہے اور آسانیاں ہوتی ہیں، جنات حفاظت کرتے ہیں۔ ویسے بھی ہماری حویلی کافی پرانی تھی اور اس کے کمرے کافی بند رہتے تھے، جس کے باعث وہاں پر دوسری مخلوق رہائش اختیار کیے ہوئے تھی۔ میں تب چھوٹا تھا، اکثر وہ مجھے دکھائی دیتے تو میں ان سے باتیں کرنے لگ جاتا۔ شروع میں مجھے اماں منع کرتی اور گھبرا جاتی، مجھے وہاں سے لے جاتی، لیکن مجھے وہ اچھے لگتے تھے۔ آہستہ آہستہ جب اماں کو بھی ان کی اچھائی پر یقین آنے لگا اور اماں کو جب یہ محسوس ہوا کہ اب وہ ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے تو اماں بھی مجھے ان کے ساتھ کھیلنے دیتی۔ یوں میں جو حویلی کے اس حصے میں کبھی کبھار جاتا تھا اب روز شام کو ان کے ساتھ کھیلنے چلا جاتا۔ میرا چھوٹا بھائی جو ابھی صرف 1 سال کا تھا اکثر وہاں جانے کی ضد کرتا، لیکن نہ جانے کیوں اماں اسے وہاں جانے نہیں دیتی تھی، لیکن میں چونکہ وہاں جانا پسند کرتا تھا اسی لیے عصر کے بعد وہیں پایا جاتا اور پھر مغرب کے بعد حویلی کے رہائشی حصے میں واپس آ جاتا۔ ابا آج موڈ میں تھے تو بتانے لگ گئے تھے، میں بھی بہت دلچسپی سے سن رہی تھی۔ یہ باتیں میں پہلے بھی جانتی تھی، لیکن ایک بات جو اکثر میرے دماغ میں چکراتی تھی ابا اس کا جواب نہیں دیتے تھے۔ آج بھی میں خود کو پوچھنے سے باز نہیں رکھ سکی اور دھیرے سے ابا سے کہا، ابا جب آپ کی اتنی بڑی حویلی تھی، زمینیں تھی اور وہاں پر آپ کی خوب دھاک تھی، تو پھر آپ یہاں پر اتنی دور آ کر کیوں بس گئے؟ مجھے وہ حویلی دیکھنے کا بہت شوق ہوتا ہے، میں اپنے پیاروں سے ملنا چاہتی ہوں، جہاں آپ کا بچپن گزرا اس گھر کو دیکھنا چاہتی ہوں۔ پھر آخر آپ مجھے وہاں کیوں نہیں لے کر جاتے اور نہ ہی ان کے بارے میں کوئی بات کرتے ہیں؟ میری بات سن کر ابا نے ایک گہرا سانس بھرا تھا۔ اتنے میں اذان کی آواز سنائی دی گئی، مغرب کی نماز کا وقت ہو گیا تھا۔ ابا فوراً اٹھ کھڑے ہوئے اور وضو کرنے کے لیے صحن کے کونے میں لگے نلکے کی طرف بڑھ گئے۔ آج پھر میری بات ادھوری رہ گئی تھی اور ابا دوبارہ سے مدرسے میں چلے گئے۔ مجھے اکثر ابا اس سوال کا جواب نہیں دیتے تھے تو میرے اندر ایک تجسس سر اٹھاتا۔ اماں سے بھی میں نے کئی بار اس بارے میں پوچھا تھا، لیکن ان کا ایک ہی جواب ہوتا تھا کہ تمہارے ابا جب مناسب سمجھیں گے تو تمہیں خود ہی بتا دیں گے۔ اماں کی بات سن کر میں خاموش ہو جاتی، کیونکہ اماں ابا کی مرضی کے بغیر چلتی نہیں تھی اور اس کے علاوہ ہمارے گھر کوئی آتا جاتا نہیں تھا جن سے میں اس بارے میں پوچھ سکوں۔ ابا کے شاگرد ہوتے یا وہی جنات کی دنیا سے آئے خاص مہمان جو صرف دینی تعلیم کے لیے یہاں آتے، جبکہ ابا کے ماضی کے بارے میں کوئی بھی نہیں جانتا تھا۔ میری بات سن کر ابا خاموش ہو جاتے۔ آج بھی ان کے چہرے پر یکدم سنجیدگی چھا گئی تھی۔ اس بات سے مجھے حوصلہ ہوتا تھا کہ ابا کو میری بات ناگوار نہیں گزرتی، شاید کچھ یادیں ان کے اندر جلنے لگتی ہیں جس کی وجہ سے وہ چپ ہو جاتے ہیں۔ ابھی بھی ایسا ہی ہوا تھا، ابا کو فرار کا راستہ مل گیا تھا اور وہ چلے گئے۔ میں جانتی تھی کہ ابا تب تک مجھے سوالوں کے جواب نہیں دیں گے جب تک وہ خود نہیں چاہیں گے، لیکن میں کیا کرتی؟ یہ سوال خود بخود میرے اندر سر اٹھا رہے تھے اور اب تو میں ان کا جواب جاننے کے لیے بہت بے چین تھی۔ اگلے دن موسم کی سختی کے باعث ابا کو بخار نے آن گھیرا۔ ان کی طبیعت تھوڑی خراب ہو گئی تھی، اسی وجہ سے وہ گھر پر آرام کر رہے تھے۔ اچانک درمیانی دروازے پر دستک ہوئی تو آگے بڑھ کر میں نے پوچھا، کون ہے؟ جواب ملا،
शिराज हूँ, मौलवी साहब की तबीयत के बारे में मालूम करने आया हूँ। क्या उनसे मुलाकात हो सकती है? शिराज की आवाज़ सुनकर मैंने दरवाज़ा खोल दिया और थोड़ा पीछे हटकर नज़रें झुकाए वो मेरे पास से गुजरा। लेकिन उससे पहले उसकी निगाह ही मेरे लिए काफ़ी थी। न जाने क्या बात थी शिराज में, मुझे इतना मुतवज्जो क्यों करता। आज तक कभी किसी शख्स की तरफ मैंने मुंह उठाकर नहीं देखा था, लेकिन जब से शिराज आया था मैं खुद पर काबू नहीं रख पाई थी और बेध्यानी में उसे देखती रहती। अभी भी वो अब्बा के कमरे में उनके पास जाकर बैठ गया और उनसे हाल अहवाल दरियाफ्त करते हुए आहिस्ता आहिस्ता उनसे बातें कर रहा था। अब्बा शिराज के आने से एकदम खिल उठे। बातों की आवाज़ बाहर तक आ रही थी और मैं दोबारा बावर्ची खाने में आ गई और अपना काम करने लगी। शिराज लोगों को यहाँ आए 1 महीना हो गया था और ये महीना इतनी तेजी से गुजरा कि मैं खुद भी हैरान रह गई थी। बाकी दोनों शागिर्द तो अक्सर आते जाते, खामोशी से गुजर जाते, लेकिन वो कभी बात नहीं करते थे। ताहम शिराज हमेशा हाल चाल पूछता और उसका ये हाल चाल पूछना ही मेरे दिल में उधम मचा देता। उन्हीं दिनों घर में एक अजीब सा वाक़या हुआ जिसने हम सबको दहला कर रख दिया और मैं चूंकि उस घर की इकलौती बेटी थी, इसी वजह से उस वाक़े ने मेरे जहन पर बहुत बुरा असर डाला था। और फिर उसके बाद जो बातें सामने आई थी उन्होंने तो जैसे मुझे दंग करके रख दिया। हुआ कुछ यूं कि एक दोपहर दरवाजे की घंटी बजी तो कुछ अजनबी से लोग दरवाजे पर खड़े थे। अब्बा की चूंकि तबीयत ठीक नहीं थी तो वो अपने कमरे में आराम कर रहे थे, इसीलिए मैं फौरन दरवाजे पर आ गई कि कहीं उनकी नींद खराब न हो जाए। लेकिन दरवाजे पर खड़े हुए 3 अजनबी लोगों को देखकर मैं सिमट गई थी। पूछने पर पता चला कि वो अब्बा के गांव से आए हैं और अब्बा से मिलना चाहते हैं। अब्बा का नाम लेकर पहले उन्होंने तस्दीक कर ली कि जबकि मैं थोड़ी पुरजोश थी। पहली बार अब्बा के गांव से कोई आया था और यूं अब्बा से मिलने आया था, इसीलिए मुझे एक उम्मीद हो चली थी कि शायद अब हम लोग गांव जा सकें। मैं उन्हें खुशी से अब्बा के कमरे की तरफ ले गई और जब अब्बा को उनके बारे में बताया तो उनके चेहरे के ऊपर अजीब से रंग उतरे देखकर मैं अपनी जगह चोर सी हो गई और फौरन कमरे से निकल आई, जबकि वो तीनों शख्स अब्बा के गिर्द बैठ गए और फिर न जाने उनके दरमियान क्या बातें हुई। लेकिन कुछ देर के बाद वो बातें जोरों शोर में बदल गई थी। अब्बा चिल्ला रहे थे और उन्हें कह रहे थे कि जब मैं किनारा कशी कर चुका हूँ और एक साइड पर आकर बैठ गया हूँ, अपनी जिंदगी सुकून से गुजार रहा हूँ, तो तुम लोगों को क्या मसला है? क्यों मेरे पीछे यहाँ तक चले आए हो? जाओ जाकर हवेली में खुश रहो, आबाद रहो। अब्बा की तरह गुस्से से उन्हें कह रहे थे, जबकि वो शख्स भी आगे गुस्से से बोल रहा था और कह रहा था, मैं देखता हूँ आप हवेली कैसे नहीं आते। आप जब तक वहां पर नहीं आएंगे सारी जायदाद मेरे नाम नहीं होगी, इसलिए बेहतर यही है कि जल्द इस बारे में फैसला करके मुझे इत्तला कर दें। वो शख्स वहां से दूर चला गया। वो तकरीबन अब्बा से चंद ही बरस छोटा होगा और दिखने में अब्बा से काफी जवान लगता था। उसके जाने के बाद मैं खुद घबरा गई थी कि आखिर क्या करूं। अब्बा से इस बारे में पूछने की हिम्मत नहीं हो रही थी, क्योंकि अगर मैं अब्बा से पूछती तो अब की बार वो मुझे सच बता देते। लेकिन न जाने क्या बात थी, मेरा दिल सहम चुका था। ताहम उस रात हमारे घर में किसी ने भी खाना नहीं खाया था। उन तीनों को मैंने खाना भेजा था, लेकिन हैरत अंगेज तौर पर उनकी तरफ से खाना वापस आ गया। उन्होंने आज खाना नहीं खाया था। ये बात बहुत हैरान कुन थी। जब मैंने अब्बा को बात बताई तो वो कहने लगे कि उनके उस्ताद ने खाना नहीं खाया, इसी वजह से उन्होंने भी वापस भेज दिया। अब्बा की मंतक पर मैं हैरान रह गई। ताहम मैं जानती थी कि अगर अब्बा ने ऐसा कहा है तो ऐसा ही होगा। कुछ देर की खामोशी हम दोनों के बीच आयल रही। फिर अब्बा ने कहना शुरू किया, तारा, मैं जानता हूँ तेरे दिल में बहुत से सवालात सर उठाए हैं। तू माजी के बारे में जानना चाहती है, उस हवेली के बारे में तजस्सुस रखती है जहाँ मैंने बचपन गुजारा था। तो आज मैं तुझे सबके बारे में बताता हूँ। तेरे अंदर के सवालों को सुकून मिल जाएगा और शायद तू ही मुझे कोई मशवरा दे सके कि मुझे आगे क्या करना चाहिए। अब्बा ने जब ये कहा तो मैंने अपनी बेकाबू होती धड़कनों पर काबू पाकर उनकी तरफ देखा। मेरी आंखों में एक तजस्सुस था और दिल में खौफ था। न जाने अब क्या सुनने को मिले, लेकिन एक बात तो तय थी, आज अब्बा के माजी से पर्दा उठने वाला था। अब्बा ने कहना शुरू किया, मैं जब 6 साल का था तो एक बच्चे को जन्म देते मेरी माँ का इंतकाल हो गया और यूं मैं अकेला ही हवेली में रह गया। मुझे पालने के लिए दादी तो मौजूद थी, लेकिन
दादी की हड्डियों में इतना दम नहीं था, इसीलिए उन्होंने मेरे अब्बा की दूसरी शादी करवा दी और यूं एक और औरत मेरी माँ के रूप में सामने आ गई। उसे मुझसे कोई दिलचस्पी नहीं थी और ना ही वो मेरा ख्याल रखती थी, ना ही मुझे मुखातिब करती, और ज्यादातर वो बनने संवरने में लगी रहती या फिर हवेली में इधर उधर घूमकर रोब झाड़ती फिरती। जल्द ही खुशखबरी मिली कि वो माँ बनने वाली है और अब्बा ने उसके नाज नखरे ज्यादा उठाना शुरू कर दिए। हवेली को एक वारिस मिल गया, मेरा एक भाई और आ गया, लेकिन मैं नहीं जानता था कि मेरी सौतेली माँ मेरे लिए इस तरह का गुमान भी रखती है और मुझे कभी मेरे भाई से खेलने नहीं देती। मुझे डांटती डपटती और कमरे से निकाल देती। मैं दादी से शिकायत लगाता तो वो भी मुझे ही समझाती कि भाई अभी छोटा है, उसे माँ की ज्यादा जरूरत है, तू थोड़ा बड़ा हो गया है तो तुम उसके साथ खेल लेना। दादी की बात पर मैं दिल महसूस कर रह जाता। आहिस्ता आहिस्ता ऐसी बातों का इदराक हो गया कि मेरी सौतेली माँ ने मेरे भाई के दिल में नफरत के बीज बोए और वो भाई मुझे देखते ही मुंह फेर लेता है। ये नफरत यहीं पर कायम नहीं थी, बड़े होने तक कायम रही, क्योंकि अब मसला करोड़ों की जायदाद का था। हवेली जो सैकड़ों मरलों पर फैली हुई थी और इसके अलावा खेत और जमीन जो कि काफी ज्यादा मुरब्बों पर मुश्तमिल थे। हम दोनों भाइयों का हक थे, लेकिन सौतेली माँ ने चाल चली और मेरे भाई को मेरे खिलाफ ही खड़ा कर दिया। मैं जो सादा सा था, शुरू से ही मेरी रोगबत दीन के साथ रही थी, इसलिए मैंने उन चालों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि मुझे अपने अब्बा पर भरोसा था। लेकिन एक दिन सौतेली माँ ने घर पर ही चोरी का इल्जाम मुझ पर लगाकर मुझे धक्के मारकर घर से निकलवा दिया। उनका कहना था कि मैंने उनका जेवर चोरी किया है, लेकिन ऐसा कुछ था ही नहीं। मैंने कभी किसी की चीज नहीं ली थी, तो फिर जेवर का क्या करता। लेकिन अब्बा को मुझ पर यकीन नहीं आया और उन्होंने मुझे बहुत मारा। मेरे सामान की तलाशी ली गई, लेकिन फिर भी जेवर बरामद नहीं हुआ। जेवर मेरे पास होता तो ही बरामद होता, लेकिन अब क्या हो सकता था। अब्बा ने मुझ पर यकीन न करते हुए मुझे घर से निकाल दिया और हवेली के दरवाजे हमेशा के लिए मुझ पर बंद हो गए। मेरे लिए ये एक बहुत बड़ा सदमा था। मैं इधर से उधर रुलता फिरता, फिर अपने मदरसे की एक दोस्त की मदद से उसके गांव आकर आबाद हो गया और यहीं से दरसो तदरीस के फराइज अंजाम देना शुरू किए। चूँकि मुझे शुरू से ही जिन्नात का साथ हासिल था, इसीलिए यहाँ पर भी उनकी मदद शामिल हाल रही और यूं मैं जिन्नात के बच्चों को पढ़ा पढ़ा कर उस मुकाम तक पहुँच गया कि आज उनके उस्ताद का दर्जा रखता हूँ। अब्बा ये कहते हुए सांस लेने को रुके तो मैं जो दम बखूद होकर सुन रही थी, एकदम से अब्बा से पूछने लगी, अगर आप हवेली छोड़ कर आए थे और आपको धक्के मारकर निकाल दिया गया था, तो फिर अब वो शख्स आपके पास क्या लेने आता है? वो कौन है और क्यों आपको तंग कर रहा है? मैंने अब्बा से पूछा तो वो कहने लगे, दरअसल वो शख्स मेरा भाई है और तुम्हारा चचा है, और वो चाहता है कि मैं जायदाद के कागजात पर साइन कर दूं ताकि सारी जायदाद उसके नाम हो जाए। मेरे दस्तखत किए बगैर या वकील के सामने पेश हुए बगैर जायदाद उसके नाम नहीं होगी। यही वजह है कि वो बार बार डराने धमकाने की कोशिश कर रहा है। इसीलिए तो मैं यहाँ पर आकर एक तरफ आबाद हो गया हूँ, लेकिन मुझे क्या पता था कि वो यहाँ भी आकर मुझे ढूंढ निकालेंगे। अब्बा ने बड़े थके लहजे में अपनी बात मुकम्मल की तो मैंने भी सर हिला दिया। इंसान वक्ती तौर पर मादी फायदे के लिए कितना गिर जाता है। अब्बा की सौतेली माँ ने ऐसा कुछ ही किया था। अगर वो प्यार और मोहब्बत से रहते तो शायद अब्बा वैसे ही अपना हक छोड़ देते, लेकिन अब उसने किस तरीके से अब्बा को घर से निकाला और फिर अब उसका बेटा किस तरीके से अब्बा को धमकाने आ गया, ये सब बातें सोचकर मुझे खौफ महसूस हो रहा था। इसीलिए मैंने अब्बा से कह दिया कि आप जिद मत करें और उनके साथ मुआहिदा कर लें, आप दस्तखत कर लें कि हमें जायदाद चाहिए ही नहीं, तो फिर उनके साथ इस तरह मत करें और जाकर दस्तखत कर लें। मैंने अब्बा से कहा तो वो समझकर सर हिलाने लगे। वाकई ये हमारे लिए मुश्किल काम था। हम किसी की धमकियों पर पूरा नहीं उतर सकते थे और ना ही किसी के साथ मुकाबलेबाजी कर सकते थे। यही वजह थी कि मैंने अब्बा को मना कर दिया और शायद अब्बा को भी मेरी बात समझ आ गई थी कि उन्होंने कहा था कि वो कुछ दिन तक हवेली नहीं जाएंगे और जाकर सारे मामलात खत्म कराएंगे, क्योंकि हवेली का नाम सुनकर ही अजीब सा लग रहा था। पहले मेरा दिल चाहता था कि मैं हवेली जाऊं और वहां जाकर अब्बा की यादों को बिखरा हुआ देखूं, लेकिन अब हवेली के नाम से ही खौफ आने लगता। इतना खून खराबा तो कहीं पर भी नहीं था जितना उस हवेली में था। इतनी नफरत तो कहीं नहीं थी जितनी वहां पर थी।
اور اگلے چند دن بہت اداس گزر گئے۔ کچھ دن بعد ابا حویلی گئے اور شیراز کو ساتھ لے گئے تھے۔ یہ میری ہدایت تھی۔ میں نے انہیں کہا تھا کہ شیراز کو اپنے ساتھ لے جائیں، کیونکہ میں آپ کو اس حالت میں اکیلے سفر پر نہیں بھیجنا چاہتی، اور شکر ہے کہ ابا نے میری بات مان لی تھی۔ ابا نے حویلی والوں سے اپنا ہر طرح کا تعلق ختم کر لیا۔ جائیداد ساری اپنے بھائی کے نام کرائے تھے اور انہیں وہاں سے کچھ بھی نہیں چاہیے تھا۔ جس گھر سے انہیں دھکے مار کر نکالا گیا تھا وہاں وہ اب نہیں رہنا چاہتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ ابا اتنے دل برداشتہ ہو گئے تھے کہ انہوں نے اپنا حق بھی چھوڑ دیا۔ حویلی سے ہو کر آنے کے بعد ابا اپنے معمول کی تدریس میں مصروف ہو گئے، اور آج کل شیراز لوگوں پر ابا خصوصی توجہ دے رہے تھے، کیونکہ پچھلے کچھ دن سے اپنی گھریلو پریشانیوں کے باعث انہیں زیادہ موقع نہیں مل سکا تھا کہ وہ انہیں تعلیم دے سکیں۔ یہی وجہ تھی کہ ابا ان کے اوپر خصوصی وقت لگا رہے تھے۔ انہی دنوں میں ایک عجیب سی بات ہوئی، جب ایک شام عشاء کے بعد ابا نے مجھے پکارا اور کہنے لگے، تارا پتر، ذرا آ کر میری بات تو سنو۔ میں جو اس وقت اپنے کام میں مصروف تھی، ابا کو 5 منٹ کا کہہ کر جب ان کے پاس گئی تو وہ میرے ہی منتظر بیٹھے تھے۔ انہوں نے مجھے اپنے قریب بیٹھنے کے لیے کہا اور پھر کہنے لگے، تارا پتر، میں نے تجھے ہمیشہ اپنا دوست مانا ہے۔ میں نے کبھی نہیں سمجھا کہ تو میری بیٹی ہے۔ میں تجھے ہمیشہ ایک بیٹا ہی سمجھتا ہوں، کیونکہ میں تجھے مضبوط اور حوصلہ مند دیکھنا چاہتا ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ میں نے ہمیشہ تجھے پتر کہہ کر مخاطب کیا ہے۔ اب میں اپنے اس پتر سے اس کی زندگی کے بارے میں ایک بڑی رائے لینا چاہتا ہوں۔ ابا نے جب مجھ سے یہ پوچھا تو میرے دل کی دھڑکن ایک دم بے قابو ہو گئی۔ میں نے اپنا سر جھکا لیا۔ ابا کہنے لگے، تارا پتر، یوں تو میرے سارے شاگرد اپنی مثال آپ ہیں، لیکن آج تیرے لیے میرے 3 شاگردوں نے رشتہ بھیجا ہے۔ تینوں تجھے پسند کرتے ہیں اور تجھ سے نکاح کے خواہش مند ہیں۔ میں یہ فیصلہ تجھ پر چھوڑتا ہوں، تمہیں جو پسند ہو اسے اپنا جیون ساتھی منتخب کرو۔ ابا نے مجھے یہ بتا کر میرے اوپر ایک عجیب ذمہ داری ڈال دی۔ یوں تو میرا جھکاؤ شروع سے ہی شیراز کی طرف تھا، اب دل نے بھی شیراز شیراز کہنا شروع کر دیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ میں نے سر ہلا دیا اور ابا سے کہا، ابا، جو آپ کا فیصلہ ہوگا مجھے منظور ہوگا۔ لیکن ابا کہنے لگے، پتر، تیری ساری زندگی کا معاملہ ہے اور میں نہیں چاہتا کہ مجھ سے کوئی غلط فیصلہ ہو، اس لیے جو تیرا فیصلہ ہوگا وہی میرا ہوگا۔ ابا کے کہنے پر میں نے سر ہلا دیا اور اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئی، لیکن میرا دل شیراز کی طرف جھک رہا تھا اور بار بار یہی کہے جا رہا تھا کہ میں شیراز سے نکاح کروں۔ اور پھر میں نے اپنے دل کی بات سن لی اور ابا کو شیراز کے حق میں فیصلہ سنا دیا، جسے سن کر ابا بے اختیار کہہ اٹھے کہ میرا جھکاؤ بھی شیراز کی طرف ہی تھا۔ شیراز ایسا سلجھا ہوا اور باادب بچہ میں نے بہت کم دیکھا ہے، اسی لیے میرا دل بھی اس کی طرف لپکتا تھا اور ہمیشہ اسے بیٹے کی طرح ہی سمجھتا تھا۔ لیکن میں اپنا فیصلہ تم پر نہیں تھوپنا چاہتا۔ میں چاہتا تھا کہ تم اپنی رضامندی سے فیصلہ کرو، اور مجھے خوشی ہے کہ تم نے ایک بہترین فیصلہ کیا۔ ابا نے جب مجھے یہ کہا تو بے اختیار میں مسکرا دی اور سر جھکا لیا۔ اگلے مراحل بڑی آسانی سے طے ہوتے گئے تھے۔ شیراز کے ساتھ میری شادی طے کر دی گئی تھی۔ اب گھر پر تیاریاں شروع ہو گئی تھی۔ شیراز ان دنوں اپنے علاقے کی طرف گیا ہوا تھا۔ شیراز کے والد نے ساری ذمہ داری ابا کے لگا دی تھی۔ انہیں ابا پر مکمل بھروسہ تھا، اسی لیے ابا آج کل دونوں طرف سے تیاریاں کر رہے تھے۔ اور میں ان دنوں اگر خوش تھی تو مجھے اماں اور ابا کو چھوڑنے کا بھی دکھ تھا، کیونکہ ان کے علاوہ تو میں نے کبھی کہیں پر ایک رات کے لیے بھی نہیں رہی تھی۔ آج تک ان دونوں سے کبھی ایک لمحے کے لیے بھی جدا نہیں ہوئی تھی۔ لیکن اب مجھے شیراز کے ساتھ شادی کر کے اتنی دور چلے جانا تھا، اب نہ جانے کب ملنا ہوتا۔ ابا نے اسی لیے شیراز کو منتخب کیا تھا کہ وہ ایک مضبوط اور توانا مرد تھا، اور وہ میری حفاظت کرنا بخوبی جانتا ہے۔ جس طرح اس دن چوروں کے آنے پر شیراز نے ابا کی حفاظت کی اور انہیں کوئی خراش تک نہیں آنے دی، اسی طرح ابا کو امید تھی کہ وہ ساری زندگی مجھ پر کوئی خراش نہیں آنے دے گا۔ میں خود بھی جانتی تھی کہ شیراز مجھ سے گہری محبت رکھتا ہے، کیونکہ اس کی آنکھیں ہمیشہ کچھ نہ کچھ کہتی ہیں۔ آج تک وہ زبان سے کبھی اس بات کا اظہار نہیں کر پایا، لیکن آنکھوں سے وہ ہمیشہ اپنی محبت کا اظہار کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ اور وہ دن بھی جلد آ گیا جب میں سرخ جوڑے میں ملبوس ہو کر شیراز کے سنگ رخصت ہو گئی۔ شیراز کے ساتھ اس کی خوبصورتی سے سجائے گئے کمرے میں بیٹھی تھی،
जब शिराज ने मुझे अपनी मोहब्बत की कहानी सुनाना शुरू कर दी। वो कह रहा था कि जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा तभी अपना दिल हार दिया। मेरी नजर तुम्हारे चेहरे से नहीं हट रही थी। मैंने बहुत खूबसूरत लड़कियां देखी थी, लेकिन कभी ऐसा महसूस नहीं किया जैसा उस दिन किया था। उस दिन के बाद से हर पल यूं ही गुजरता रहा। मेरा दिल चाहता कि मैं तुम्हें देखूं, तुमसे बातें करूं और फिर बहाने से तुम्हारे खरके में चक्कर काटने लगा, लेकिन मुझे ये मुनासिब नहीं लगा था। इसीलिए तो मैंने अपने घर वालों से बात करके मौलवी साहब के आगे तुम्हारा रिश्ता दे दिया। हालांकि मुझे तुमसे पहले भी बात करना चाहिए थी, लेकिन न जाने क्यों दिल कह रहा था कि तुम इनकार नहीं करोगी। और देखो, मेरी मोहब्बत सच्ची थी। आज तुम मेरी दुल्हन बनकर इस कमरे में बैठी हो। शिराज ने बड़ी खुशी और मोहब्बत भरे लहजे में कहा तो मैं जैसे शर्मा सी गई। मैं भी उसे दिल की हिकायत सुनाना चाहती थी। उसे बताना चाहती थी कि मोहब्बत के उस सफर में वो अकेला नहीं था, बल्कि मैं भी उसके हमरा हूँ। लेकिन आज की रात शिराज की थी और वो दिल खोल कर अपनी मोहब्बत की शिद्दतें मुझे बयान कर रहा था। और मुझे जैसे इस बात का यकीन हो गया था कि मेरी आइंदा आने वाली जिंदगी बहुत अच्छी और मुतमईन गुजरेगी। यूं तो अब्बा अम्मा रुखसत करके अकेले गए थे, लेकिन उन दोनों को भी इस बात का इत्मीनान था कि उन्होंने मुझे मजबूत हाथों में सौंपा है।